लेकिन ये जो अभी 82 का फिगर दिखाई दे रहा है, अभिषेक मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट ने कभी भी सोचा होगा कि हम अंडर 100 रहेंगे, बल्कि अंडर 90 हो जाएंगे? दिनेश, ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है और ये मिसकैलकुलेशन इसीलिए हुआ है कि उनको नहीं समझ में आया कि जमीन पर क्या हो रहा है। उनको लगा कि जिस तरह से धुआंधार प्रचार करेंगे, जिस तरह से हम सारी फौज उतार देंगे और उससे जमीन पे चीजें बदल जाएंगी, लेकिन जमीन पे बहुत कुछ और भी चल रहा था, उसको वो समझ नहीं पाए। पूरी तरह से मिसकैलकुलेशन है। आपने देखा है अभिषेक, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है बीजेपी का बहुत अच्छा है, बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पन्ना प्रमुख से लेकर उन्होंने तैयारी की होती है, और फिर इसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कई स्तर पे तैयारी थी, आरएसएस का स्तर हो, केंद्रीय मंत्रियों का स्तर हो, सांसदों का स्तर हो, ये कई स्तरों पर तैयारियां की गई थी। धुआंधार जो आप कह रहे हैं तैयारियां थी, फिर कैसे हुआ ये? देखिए, यही मसला है कि इसका सीधा सा मतलब है कि एक अंडर करंट चल रहा था अंदर ही अंदर, वो अंडर करंट वो पहचान नहीं पाए, और वो अंडर करंट सीधे तौर पर ये जो वहां पर एक बात रखी गई बंगाली अस्मिता और भीतरी और बाहरी, वो अंडर करंट तेजी से काम किया, और जो पोलराइजेशन हुआ वहां पर, अल्पसंख्यकों का पोलराइजेशन, ये सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ गई। लेकिन बड़ी बात ये नहीं खिलाफ गई, खिलाफ जाती रहती, बड़ी बात है कि बीजेपी रीड नहीं कर पाई। और मैं आपको बताऊं दिनेश, ये 200 पार का नारा ऐसा नहीं था आला कमान कह रहा था, उनके किसी भी नेता से बोलिए, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में समझा रहे थे, रोज उनकी ओर से मैसेज आते थे कि हम सरकार बना रहे हैं। उन्होंने जो बैटरी उतारी थी अपने सांसदों की, बड़े बड़े एकेडमिशियंस की, इसी हिसाब से कि ये हैं अशोक लाड़ी, इनको वित्त मंत्री के दावेदार हैं, स्वपन दास गुप्ता ये मंत्रालय संभालेंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय ऐसे होगा, सरकार तक पूरा बन गई थी, उन्होंने बना लिया था प्लान। तो ये जाहिर सी बात है, वो जमीन के एग्जैक्टली सरकार बन गई थी, शपथ ग्रहण पर नहीं हुआ था, तो वो जमीन के अंडर करंट को समझ नहीं पाए। अदरवाइज उन्हें क्लियर होता कि क्या हो रहा, नतीजे कुछ भी होते, पर वो उनका मिसकैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। नंदीग्राम में क्या हो रहा है अभिषेक, क्योंकि आप नंदीग्राम में बहुत दिनों तक रहे, आपने वो खबर भी पहुंचाई जिस दिन ममता को चोट लगी थी, आपने उस जगह जाकर दिखाया भी कि ये चोट है या साजिश है, क्या हो सकता है, आपने सब कुछ बताया था। वहां क्या चल रहा है, और ये जो थिन मार्जिन दिखाई दे रहा है, क्या ममता आखिरकार इसको विक्ट्री में कन्वर्ट कर लेंगी, ये मैं आपके पास जानने के लिए पहुंचूंगा। लेकिन उससे पहले एक खबर बता दूं, असम में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। केरल में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा टूट गई है। केरल में एलडीएफ लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाला है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बननी तय है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बननी तय है। ये अभी तक स्थितियां रुझान के हिसाब से, और रुझान अब कंसोलिडेट हो चले हैं, अब वो निर्णायक होने की तरफ बढ़ चुके हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी आपको सीटों में एज इट इज थोड़े बहुत अंतर के साथ कन्वर्ट होते हुए भी दिखाई देंगे। अमोद राय के पास एक बार फिर से मैं चलना चाहता हूं। अमोद राय, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि इसको ये कैलकुलेशन के संदर्भ में, क्योंकि आप भी लगातार वहां पर जा रहे थे, दिल्ली में जो स्ट्रैटेजी बना रहे थे उनके साथ भी आपकी बात हो रही थी, ये कैलकुलेशन इतना गलत होगा? मतलब आप सोचें 200 वो कहीं 170 हो जाए, 150 हो जाए, 160 हो जाए तो समझ में आता है, वो 90 के अंदर अंदर हो जाएगा, ये क्यों हुआ होगा? देखिए दिनेश, अगर इंडिविजुअल मेरी बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने जो रीडिंग किया था और जो बीजेपी रीड करके चल रही थी और वो हासिल नहीं कर पाई, उसमें एक बड़ी भूमिका ये रही कि जो लास्ट का जो 3 फेज था उसमें बीजेपी ने पूरी तरह से, बीजेपी के टॉप लीडर्स ने अपने आप को अलग कर लिया चुनाव से। तीन फेज तो लास्ट वाले हुए ना, उसके पहले 5 फेज हुए ये लगभग 90 सीट से ज्यादा 43 सीटें थी जिनमें वो चरण पहले हो चुके थे, इनमें तो बल्कि नंबर ऑफ सीट्स कम थी बाद वाले में। तो ये 3 फेज में लगभग 90 सीट थे, लगभग 90 सीट। उसके पहले अगर बात करें तो आप देखिए कि जो वोट बैंक है वहाँ का, जिस वोट बैंक पे बीजेपी रिलाई कर रही थी, मतुआ समाज, वो उसको मिला है, हिंदू जो ओबीसी वर्ग का वोट है वो उसको मिला है, SC ST में वोट उसको मिला है, लेकिन उसकी लड़ाई ममता बनर्जी से थी। ममता बनर्जी का वोट बैंक एक बड़ा चंक है जो अल्पसंख्यक का है और महिलाओं का है। ये एक बड़ा वोट बैंक है। नहीं, बल्कि मतुआ भी ज्यादा टीएमसी के पाले में खड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो एक्चुअली ये तीनों ही एम ममता के साथ गए हैं। माइनॉरिटी वोट्स भी ममता के साथ गया है, मतुआ भी ममता के साथ गए हैं और महिलाएं भी ममता के साथ गई हैं। मतुआ खास तौर से कन्विंस क्यों नहीं हुए? क्या उनको लगा कि CAA बस एक बात है जो उछाल दी गई है, इसको पता नहीं कब अमल में लाया जाएगा?
निश्चित तौर पे ये जैसा आप बोल रहे हैं ये उतना ही सत्य है। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मतुआ समाज अगर बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डाला है तो CAA को लेकर बीजेपी ने जो डिले किया है या उसको लागू करने में जो व्यवधान आया है 1 साल में, कोरोना काल में लागू नहीं हो सका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मतुआ समाज निश्चित तौर पे अंदर ही अंदर नाराज रहा होगा। ये बात समझना होगा। ठीक है, रविशंकर दत्ता से एक बात मैं लेकिन समझना चाहता हूं। रविशंकर दत्ता, आपकी लेफ्ट पार्टीज के बड़े नेताओं से भी बात हो रही होगी, वेस्ट बंगाल में एक सीट के लिए अलायंस को तरसना पड़े, ये नौबत क्यों आ गई? ठीक है, ध्रुवीकरण हो गया, तमाम बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये एक, और वो भी अभी नतीजा नहीं है, रुझान है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट 34 से लेफ्ट के यहाँ पे आपस में दुश्मन थे। जितने भी सारे मास मर्डर के केसेस है वो लेफ्ट के खिलाफ है, आरोप कांग्रेस के तरफ था, लेफ्ट के ऊपर। तो वही पार्टी दोनों ने अलायंस किया अपना एग्जिस्टेंस के लिए। तीसरा गलती यहाँ पे कहाँ पे हुआ लेफ्ट और कांग्रेस का, वो है ISF इंडियन सेक्युलर फ्रंट को संग लेना, जो कि एक रेडिकल पार्टी है। इसका कारण ये है कि वो संख्यालघु को अपने हित में रख के चल रहे थे, तो उनको संग लेना, वो जो वोट था वो टोटल उनको पता था कि बिहार जैसे होने वाला है। अगर ISF यहाँ पे अपना वोट कटाव करता है तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा और बीजेपी को यहाँ पे जीत हासिल हो सकती है। इसीलिए उनका जितना सारा वोट सकता है, जितने सारे रैलीज थे, बहुत सारा लोग एक साथ जुटे, लेकिन वो वोट पूरा शिफ्ट होकर अंदर ही अंदर तृणमूल के पास आ गया है। अब तृणमूल कांग्रेस के पास आ गया तो तृणमूल को जीत हासिल होगा। इसीलिए लेफ्ट और कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी था उसका यहाँ पे हार हुआ है और इसी चलते उनको बस एक सीट में लीड हासिल है, वो भी जीता नहीं है। दिनेश, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।